कल हमने चांदपुर की चंदा पुस्तक का 9वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा का आज 5वां दिन है। फुलेसरी देवी इंटर कॉलेज चांदपुर के विद्यार्थी कमरे में परीक्षा दे रहे हैं और उनके घर वाले कमरे के बाहर से प्रश्नों का उत्तर खोजकर खिड़की से भेजते जा रहे हैं। एक लड़का खिड़की से चिल्ला रहा है, ए पापा, चौथा हो गया, जल्दी से 5वां लाइए। उधर बगल वाली खिड़की से आवाज आ रही है, ए फूफा, तीसरा छूट रहा है। एक लड़का तो अपने बाप पर ही दांत पीस रहा है। तबे से इनसे प्रश्न सात मांग रहे हैं। ना इनको विद्या में मिल रहा है, न काका में। घर में कहे कि तनी पढ़ लीजिए हो, एहू साल फेल करवा के मानेंगे। इतना सुनते ही 8वीं में 2 बार फेल मुखदेव मिसिर गाइड लेकर कूद रहे हैं। ए भाई, तनिक इसमें 7वां खोज दो तो। हमारे लड़का का सिर्फ यही बाकी है। वो आदमी चश्मा निकालकर खिसिया रहा है। अरे रुकिए भाई, आपका लइका अभी 21 बार फेल हुआ है। हमारा वाला 3 बार फेल होने के बाद झोटा बढ़ाकर भोजपुरी गायक बन गया है। बहुत देवता पीतर की भकोती के बाद तो इस साल फार्म भरा है। बताइए ना, उसका हम नकल करवाए कि आपका करवाए। ये दुख सुनने के बाद मुखदेव मिसिर का मुंह चौथा जैसा सूख रहा है। इधर इसी स्कूल से इंटर पास कर चुके 4-5 लड़के इस अंदाज में गाइड और सीरीज से उत्तर निकाल रहे हैं, मानो ताश खेलने बैठे हो। उत्तर मिल जाने के बाद प्रदीपवा की खुशी का ठिकाना नहीं है। भाई ना, इसे दे दो, गुड्डी जी को यही जीवनी लिखना है। भाई ना, हमारे जीवन का सवाल है, ये मोहब्बत का सवाल है। आंख ही किरिया। इतनी याचना के बाद एक लड़के को दया आ रही। अच्छा भाई, ले जाओ, गुड्डी जी से कह देना हम खोजे हैं। प्रदीप खिड़की पर चढ़कर कॉपी लिख रही गुड्डी जी को आवाज दे रहा है। क्या तुम सुन रही हो? क्या तुम सुन रही हो? क्या तुम 8वीं हो? गुड्डी जी बेचारी वहीं से बैठे बैठे ना की मुद्रा में सिर हिला रही है। प्रदीपवा की बाँछें खिल रही है। लीजिए, हमारे पास है, लीजिए, जल्दी करिए। गुड्डी जी शर्माते हुए खिड़की पर आ गई है। बेचारी करे भी तो क्या करे। सुखारी जीजा को तो दिन रात इंजेक्शन लगाने से ही फुर्सत नहीं है। बस नाम भर के जीजा है। लेकिन भला हो प्रदीपवा का, जो इतने प्रेम से साली का ख्याल रख रहा है। ए साली जी, पहले ये बताइए कि सच्ची में प्यार करती है कि खाली ऐसे ही देख देख हंसती है? हम 3 दिन से आज भी सूत नहीं पाए हैं। हमारा सब मोहब्बत भोर में जियान हो रहा है। लीजिए। ये सुनकर गुड्डी जी खिड़की पर शांत खड़ी है। बड़ा धर्म संकट है जी। समझ में नहीं आ रहा है कि इंटर की परीक्षा में पास हो जाए या प्रदीपवा के प्यार में फेल हो जाए। इधर प्रदीपवा का धैर्य टूट रहा। अरे एक बार तो बोल दीजिए ना, ए गुड्डी जी, कम से कम हम मोहब्बत के इम्तिहान में पास तो हो जाए। अब गुड्डी जी के मासूम से चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी है। का करे, का ना करे, समझ नहीं आ रहा है। इधर कक्ष निरीक्षक बित्तन कुमार खैनी बनाना छोड़कर वहीं से चिल्ला रहे हैं। ये क्या खिड़की पर रासलीला हो रहा जी? ये कौन सा तमाशा लगाए हो यहां पर? आवारा कहीं का। ए जाकर बैठो तुम। कल अखबार में फोटो छप जाएगा, सेंटर सीज हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। बेचारी गुड्डी जी मोहब्बत के इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न को छोड़ने का फैसला करके सिर झुकाकर चुपके से नकल सामग्री लिए खिड़की से जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है। इधर प्रदीपवा की खुशी आसमान छू रही है। ए गुड्डी जी, और केवनो दिक्कत परेशानी होगा तो बताइएगा। इस बित्तना को तो हम कल छट्टी पर देख लेंगे। प्रिंसिपल साहब राम भरोसे जी मेरे मामा के सगे सार हैं। डर कवना बात के। उधर कमरा नंबर 2 का माहौल इसलिए गर्म हो गया है कि एक कक्ष निरीक्षक ने रेवती के बाबू साहब के हाथ से गाइड छीन लिया है। बाबू साहब के सगे पापा को गेट के बाहर ये बात मालूम हो गई है। वो लाठी लेकर मूंछ गर्म कर रहे हैं। कवन मास्टर सारे के इतना हिम्मत है जो हमारे लड़का को नकल करने नहीं दे रहा। निकल, आज टांग तोड़ते हैं। इधर एक कमरे में गुटखा खा रहे 2 लड़के तो सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि एक कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी कर रहे मास्टर साहब सिर्फ अपनी सरहज का नकल करवा रहे हैं और बाकी लड़कों के हाथ से गाइड छीन ले रहे हैं। तब तक उसी कमरे से एक लड़का चिल्लाता है, ए मास्टर साहब, तनी खैनी बनाइए। ऐसा प्रश्न आइल है कि मनवे औं जाइल है। मास्टर साहब खैनी बना रहे हैं।
उधर एक कोने में दो परीक्षार्थी मुंह लटकाकर बैठे हैं। उनको देखकर लगता है कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग मेला घूमने आए हैं कि परीक्षा देने। एक गुटखा चबा रहा परीक्षार्थी उनसे पूछता है, काहे बैठे हो जी आप लोग? गाइड खोलकर लिखिए। इतना नकल का सुविधा पूरा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बैठे हुए लड़के मुंह में पान घुलाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हैं। उनके बगल में बैठा एक दूसरा लड़का बताता है, यार तुम अपने काम पर ध्यान दो। ये लोग मैनेजर साहब के कैंडिडेट हैं। हरियाणा, राजस्थान, आसाम, बंगाल से आए हैं। इनको तो बस बैठकर टाइम पास करना है। इनकी असली कॉपी तो कार्यालय में लिखी जा रही है। लीजिए। अचानक परीक्षा सेंटर पर हल्ला होने लगा। पता चल रहा है कि सचल नकल रोधी दस्ता यानी उड़ा का दल चेकिंग करने आ गया। परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस का सायरन गूंज उठा। हर क्लासरूम में भगदड़ का माहौल हो गया है। कक्ष निरीक्षक चिल्ला रहे हैं, फेंको फेंको। डीएम और एसपी दोनों आए हैं। इस बार जो पकड़ा गया उसको जेल से मुलायम सिंह के नाना भी नहीं निकलवा सकते। तब तक अचानक 4-5 लोगों का दल एक कमरे में धावा बोलता है और नकल कर रहे हर परीक्षार्थी से गाइड छीन लेता है। ए निकालो निकालो, फेंको फेंको। ए वहां से उठो। ओए अंडरवियर से निकालो। ए मुंह में क्या रखे हो जी? गुटखा खाए हैं सर। तो जाकर मुंह साफ करो, नहीं तो सारा सेंटर साफ हो जाएगा। लड़का जल्दी जल्दी में खिड़की से गुटखा थूक रहा है। उधर पूरे सेंटर के कक्ष निरीक्षक और रनिंग गार्ड सबको समझा रहे हैं, देखिए, सब लोग गाइड फेंक कर अपने अपने जगह पर सीधा बैठ जाए। जितना आ रहा है उतना लिखे। नकल एकदम न करे। सारे लड़के गाइड फेंककर सीधा हो जाते हैं। तब तक मैनेजर साहब के पुत्र डब्लू नेता और प्रिंसिपल राम भरोसे जी छड़ी पटकते हुए पूछ रहे हैं, इस कमरे में कौन कौन सुविधा शुल्क नहीं दिया है जी? जो नहीं दिया है उसको तुरंत दूसरे कमरे में बिठाया जाएगा। इस सवाल पर सब चुप है। कमरे में एकदम शांति छा गई है। कुछ परीक्षार्थी क्या बोले समझ नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे मास्टर साहब टहलते हुए सूचना दे रहे हैं, देखिए, आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि नकल करने की जब इतनी सुविधा दी गई है तो इसके लिए सुविधा शुल्क देना ही पड़ेगा। लेकिन बार बार आप लोग सुविधा शुल्क देने में आनाकानी कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो मैनेजमेंट को कोई कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। डब्लू नेता ने जोश में एक लड़के का कॉलर पकड़कर खड़ा कर दिया है। इस कमरे में किस किस का सुविधा शुल्क बाकी है जी? ए बित्तन जी, सबका गाइड छीनो और पॉकेट चेक करो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। एक दूसरा मास्टर डंडा बजाता है और मूड़ी नवाकर लिख रहे एक लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। रे तेजू खान रुक, सुनाई नहीं दे रहा है कि डब्लू जी क्या बोल रहे हैं? इधर एक लड़का गुटखा को मुंह में शिफ्ट करके टोकता है, ऐ माट साहेब, जो लड़के सुविधा शुल्क दे दिए हैं उनको तो नकल मारने दीजिए। उनके हाथ से काहे गाइड छीना जा रहा है बताइए? मास्टर साहब ने आवाज की ऊंचाई को बढ़ा दिया है, चुप रहो। सब लोग कान खोलकर सुन लो। आज हिंदी में नकल करने दे रहे हैं। अभी मैथ और फिजिक्स सब बाकी है। सोच लेना तुम लोग उस दिन क्या होगा। जूता मोजा तक पहनकर नहीं आने देंगे। प्रिंसिपल साहब राम भरोसे जी अलग ही हाफ रहे हैं। मानो आज सुविधा शुल्क वसूली का टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। कौन इस कमरे में ड्यूटी कर रहा जी? जी सर, हम हैं, बित्तन। आप सेंटर सीज करवाएंगे क्या बित्तन जी? देख रहे हैं सिगरेट कौन फेंका है इसमें? जिस लड़के के बगल में सिगरेट का टुकड़ा है वो डर जाता है। सर जी, हम नहीं हैं। हम तो सिर्फ गुल लगाते हैं। इधर छड़ी चमकाने वाले मास्टर से एक लड़की कह रही है, ए मौसा जी, सातवां नहीं हुआ है, कहीं से भेजवा दीजिए ना। मौसा जी होठों पर उंगली रखकर इशारों में समझा रहे हैं, शांति शांति, इन सबको चले जाने दो, बस कुछ मिनट की बात है। डब्लू नेताजी के नेतृत्व में वसूली गैंग अब दूसरे कमरे में चला गया है। इस कमरे का माहौल जरा सामान्य हुआ है, जिसके कारण समूचे वसूली गैंग की मां बहन का तेज तेज स्मरण किया जा रहा है। कुछ परीक्षार्थी मुड़ी नवाकर फिर से गाइड में उत्तर खोज रहे हैं। इधर कक्ष निरीक्षक बोल रहे हैं, बस 25 मिनट टाइम है, जल्दी जल्दी बाकी प्रश्न करिए। जिनका हो गया है वो रिवीजन करे। उधर कोने में बैठे दो परीक्षार्थियों में बहस चल रही है, यार
तुलसीदास महाभारत में थे कि रामायण में? दूसरा समझदार लड़का चुप करा रहा। पागले हो काजी? रामायण और महाभारत दोनों लिख दो, आधा नंबर तो आराम से मिलेगा। इधर पिंकी के हाथ रॉकेट की तरह चले जाते हैं। आंखें बार बार आसमान की तरफ देखती हैं और फिर कॉपी पर गड़ जाती है। इतनी एकाग्रता, इतनी प्रतिबद्धता कि आसपास बैठे सारे परीक्षार्थी परेशान हैं। लेकिन पिंकी इन सब से एकदम बेखबर होकर दीपशिखा की व्याख्या करने के बाद महादेवी जी की जीवनी लिख रही है। जीवनी लिखने के बाद उनका एक चित्र भी बना दिया है। वैसी ही साड़ी, वैसा ही चश्मा। उधर दूसरे कोने में बैठे मंटू का बुरा हाल है। बेचारे को लव लेटर लिखने के अलावा और कुछ लिखने की आदत तो है नहीं। पिंकी से पढ़ाई करने की इतनी सारी हिदायत के बाद भी ए से बी कॉपी में आते आते उसकी हालत खराब हो गई है। वो बार बार कोने से झांककर पिंकी को देख लेता है। पिंकी भी जब तब कनखी से मंटू को देख लेती है। तब तक दोनों की नजरें टकरा जाती है। पिंकी की आंखें शर्म के मारे उठ नहीं रही है, मानो कितनी बड़ी गलती पकड़ ली गई हो। इतने में एक कागज का टुकड़ा आकर पिंकी के आगे गिर जाता है। पिंकी देख रही है। पगले ने कुछ पूछा है। ए करेजा, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखकर फेंक दो ना। तुम्हारी कसम, बस एक यही प्रश्न छूट रहा है। पिंकी ने उसी कागज पर उत्तर लिखकर फेंक दिया है और मन ही मन मंटू की इस शैतानी पर मुस्कुरा रही है। तब तक एक मास्टर साहब इस फेंका फेंकी को देख लेते हैं। ए लड़के, क्या फेंक रहे हो जी? तब से देख रहे हैं कि बेचैनी नहीं जा रहा है तुम्हारा। शांति से मुड़ी गाड़कर क्यों नहीं लिख रहे हो? 20 मिनट है, बस 20 मिनट। मंटू सिर नवाकर उपमा अलंकार का उदाहरण देखता है। उदाहरण के आगे पिंकी ने लिखा है, मुख चांद सा सुंदर है। यहां मुख की उपमा चांद से दी गई है। हाय! मंटू उपमा अलंकार का उदाहरण देखकर सुलग रहा है। सांस कहां से आ रही और कहां जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन में कहता है, बाप रे, ये उदाहरण है, जिये न देबू का हो चांदपुर की चंदा। मन तो कर रहा कि उदाहरण के नीचे उगणवा लिख दे, चाँद तारे फूल शबनम, तुमसे अच्छा कौन है। लेकिन नहीं नहीं, कॉपी चेक करने वाला मास्टर बहुत हरामी होता है सब। गाना पढ़कर फेल कर देगा। लेकिन फेल हो या पास, सब मिलाकर मंटू को आज पहली बार परीक्षा देना, पढ़ना और लिखना अच्छा लग रहा है। पहली बार उसे मन कर रहा कि काश दिन भर रात भर ऐसी ही परीक्षा होती रहे, ऐसे ही पढ़ाई चलती रहे और हमेशा पिंकी आंखों के सामने रहे तो कितना अच्छा हो। लीजिए। तब तक घंटी लग गई। कॉपियां छीनी जा रही है। कुछ लड़के आंख मल रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान वाले लड़कों को जमाई आ रही है। उधर कार्यालय के सामने डब्लू नेता नोट गिनते हुए प्रिंसिपल साहब को डांट रहे हैं। बहुत कम कलेक्शन हो रहा है। कल से किसी तरह व्यवस्था टाइट करिए, वरना इस साल का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। कम कलेक्शन सुनकर रनिंग गार्ड बने मनोहर मास्टर बित्तन पर चिल्ला रहे हैं। मात्र 15 मिनट शेष है। जल्दी करिए बित्तन जी, जल्दी। बित्तन जल्दी से कलकत्ता वाले लड़कों की तरफ जाकर पूछ रहा है, और दादा, क्या हाल, मजा है ना? पांचों लड़के जम्हाई लेते हुए मुस्कुरा रहे हैं। सब ठीक बित्तंदा, एक पान हो तो खिलाइए ना, बैठे बैठे मिजाज गड़बड़ा गया है। तब तक एक दूसरा लड़का पूछ रहा है, दादा, ऐसा लग रहा है कि सब लड़का लोग परीक्षा देने नहीं, पिकनिक मनाने आया है। बित्तन पान देते हुए मुस्कुरा रहा है। अरे भाई, पिकनिक ही समझिए। सुविधा शुल्क टाइट है तो सब सुविधा है। लीजिए। उधर मंटू को असुविधा हो रही है। इतना जल्दी 3 घंटा कैसे हो गया जी? अरे अभी तो पिंकी को मन भर देखे भी नहीं थे यार। कक्ष निरीक्षक सूचना दे रहे हैं। देखिए, अगली परीक्षा होली के बाद होगी। जो सुविधा शुल्क नहीं देगा उसे अकेले फील्ड में बैठाया जाएगा। ऐसा व्यवस्थापक श्री डब्लू जी का आदेश है। मंटू के पास बैठा एक लड़का सिर नीचे करके खिसिया रहा है। फौज जी का आदेश हमारे इस पर। गुटखा खाने का पैसा तो है नहीं, इनको हम सुविधा शुल्क दे दें। अलग बैठा देंगे तो उसी दिन इतना बम मारेंगे कि सारी फ्रेंच प्लई और मैनेजरई भीतर घुस जाएगी। मंटू उसे समझा रहा है। ए भाई, गंदा बात नहीं। डब्लू जी चांदपुर के प्रधान बनने वाले हैं। इज्जत करो, इज्जत। लीजिए। इसी हो हल्ला के बीच घड़ी ने शाम के 5 बजा दी। फाइनल घंटी बज गई।
आज की परीक्षा समाप्त हो गई। सारे परीक्षार्थी अब घर जा रहे हैं। दूर प्रदेशों से परीक्षा देने आए विद्यार्थियों के लिए आज मुर्गे और लिट्टी की व्यवस्था की गई है। यह चर्चा का विषय बन गया है। उधर बित्तन कॉपियों की गिनती करके बंडल बना रहा है। इधर मंटू ने घर जाते हुए पहली बार पिंकी की तरफ देखकर कुछ बुदबुदाया है। पिंकी भी आज पहली बार उसे देखकर मुस्कुराई है, मानो प्रेम की शुरू हो रही परीक्षा का आज प्रवेश पत्र मिल गया हो। मानो दोनों की आंखें कह रही हों कि प्रेम जब साथ हो तो कोई भी परीक्षा खूबसूरत हो जाती है। मंटू यही सोचकर मुस्कुरा रहा है। इधर सविता पिंकी से पूछ रही है, ओए चाँदपुर की चंदा, होली में रंग लगाने आओगी ना? पिंकी हंस रही है, प्रेम की वही उजली हंसी। क्या कहे समझ नहीं आ रहा है। मारे शर्म के गाल पर गड्ढे बन गए हैं। शायद मंटू ने इन गड्ढों में रंग भर दिया है, प्रेम की होली का रंग। आज होली है। चाँदपुर के बुढ़वों के सरदार झांझा बाबा की दालान में आज गाने बजाने वालों की मंडली जुटने लगी है। कल सांझ को ही भांग और दारू पीने वालों का प्रवेश निषेध करते हुए नोटिस जारी किया गया था कि फगुआ गवाई में किसी का मुंह महक गया, उसको समाज से बिना किसी नोटिस के बाइकआउट कर दिया जाएगा। इसी नोटिस का असर ऐसा हुआ है कि गांव के शरीफ बुजुर्ग झाल मंजीरा लेकर दालान में बैठ गए हैं। बीच में शंकर पार्वती जी, हनुमान जी का फोटो और उस पर माला चढ़ा दिया गया है। अगरबत्ती दिखाया है खेदन और रमेसर ने। तब तक गांव के ढोलकवाह दुखी चौधरी ने धीन मारकर ढोलक का साउंड चेक किया और मन ही मन सीना तान कर कहा, वाह रे दीना चौधरी, जनानी ढोलक को भी मर्दानी की तरह रखा है। हारमोनिया मास्टर ने भी हवा देकर हारमोनिया की रीढ़ को ठीक किया है। अब सारे जलवा तैयार है। इधर टेरी भरने वालों ने भी कमर कस लिया। इनको देखकर लगता है कि सब लोग आज ही वज्रासन सीख कर आए हैं। तब तक झांझा बाबा ने चिलम में गांजा चढ़ाकर शिवजी के सामने रखकर दोनों बांह को ऊपर उठा दिया है। बोली बोली शंकर भगवान की जय, बोली बोली काली मैया की जय, सरजू माई की जय। हारमोनिका मास्टर ने धुन बजाई है। ढोलवादक दुखी ने जोरदार तीसरा मारा है। तक धिन घा 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 धा तक प्रतीक्षा करे, तक धिन धा धा घा झांझा बाबा के मुंह से निकल गया। शिव शंकर खेले फाग, जोगिन संग लिए। दुखी ढोलकवाह ने झट से ताल दीपचंदी शुरू कर दिया। धा धीन धा धा धी। कोरस गाने वाले तार सप्तक पर जाकर कोरस देने लगे। संग लिए हो संग लिए शिव शंकर खेले फाग गौरा संग लिए। थोड़ी ही देर में चाँदपुर की फिजाई बुजुर्गों के इस सामूहिक अंतर्नाद से गूंज उठी है। गांव की रग रग में एक लहर सी दौड़ रही है। साल भर कटाई धुआई से थका मन तरोताजा हो रहा है। सिया निकसे अवधवा के या होलिया खेले रामलला। वाह रे जवान वाह, झांझा बाबा सब अपना दुख भुला गए हैं। गांव के तमाम बुजुर्गों की सूनी पड़ी नाड़ियों में लोक की ऊर्जा संचरित हो रही है, जिसमें उत्तेजना नहीं, एक स्थायित्व है। वही स्थायित्व जो इसी लोक की आत्मा के संगीत से पैदा हुआ है, जो काट रहा है अवचेतन में छिपे वर्षों पुराने नैराश्य को, साट रहा है बेचैनी की उगती दरारों को, छांट रहा है उदासी के घने बादलों को। झाझा बाबा कह रहे हैं, दीना चौधरी की पतोह तो बड़ा जबरदस्त पुआ बनाती है ए रमेसर। कटहल की रसदार तरकारी और एक थरिया पुआ, साथ में घर का बना पापड़। ए भाई गायक लोग, पहले नाश्ता करो, पेट में अन्न रहेगा, तबे ढोलक पर हाथ चलेगा और मुंह से आवाज निकलेगी। सब लोग एक एक पुआ खा रहे हैं। बाबा बोले, ए भाई कम कम खाना है। लीजिए ये लौंडे कहां से आ गए जी? इनको कौन बुलाया? सत्यप्रकाश, गुड्डू, संतू, प्रदीप, मंतोष और फूकन मिस्त्री। खेदन हाथ में पुआ लेकर पूछ रहा है, कहां से जी? झांझा बाबा सबका स्वागत कर रहे हैं। चाँदपुर के सब लोग आ गए क्या जी? फजलुआ को बुलाकर पुआ खिलाओ कि खाली ईद में सेवई ही खाओगे? अरे उसको सुबह खिया दिए बाबा, अब तक तो दारू मारकर कहीं मुर्गा छील रहा होगा। ऐलान हुआ, भाइयों बहनों, अब सुनिए लुकारी उर्फ चिंगारी जी की आवाज में एक धधकता फगुआ। हारमोनिया ब्रैड तैयार है। बलिया जिले के ज्वालामुखी धारा के कवि चिंगारी अपनी डायरी के पन्ने पलट रहे हैं। सत्यप्रकाश गुस्से में है। अरे गांव सर, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र नहीं है। चांदपुर तो चांदपुर है। चिंगारी जी का गला बैठ गया है। यद्यपि काफी दिनों से अनवरत काव्यपाठ के कारण
गले में शुष्कता आ गई है, किंतु आप लोगों से सहयोग अपेक्षित है। सत्य प्रकाश खिसियाता है। अरे गईबा, यद्यपि के फूफा, रसदार फगुआ नहीं हुआ तो हम लोग चले जाएंगे। मंतोष भी खिसिया रहा है। अरे बड़ा स्लो आदमी है आप चिंगारी जी, पता ना कौन आपका नाम चिंगारी रख दिया। उदास ढोलकिया अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह सिर हिलाता है और तीसरे को मार देता है। झाल मंजीरे बजाने वाले टुनटुना भी देते हैं। छन 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 छन, घा धिन घा घधिन। गुड्डुआ को बर्दाश्त नहीं हुआ। लीजिए शुरू हो गया। नक बेसर कागा ले भागा, मोरा सैया अभागा ना जागा। वाह रे गुड्डुआ जवान, ये आवाज की ताकत है। चाँदपुर के हर घर के भीतर ये आवाज जा रही है, और ऐसी जा रही है कि पूड़ी बेल रही मनोज बो भौजी का चेहरा देखते खिल गया है। ढोलक की थाप के साथ उनका हाथ भी तेज हो रहा है। चूड़ियां खनखनाने लगी है, मानो ये चूड़ियां भी दूर बज रहे ढोलक की संगति कर रही हो। उड़ी उड़ी कागा पलंग पर बैठे। पलंग, अरे पलंग, इका होता है रे मटी लगना। जब से मनोज बो भौजी के सैया जी का ट्रांसफर सियाचिन में हुआ है, तब से तो भौजी ने पलंग की तरफ देखा तक नहीं है। सेजिया का रस ले भागा। हाय रे सेजिया, पूछो दीना की पतोह से, जिसका मर्द जब से पैसा कमाने सूरत चला गया है, तब से फगुआ के दिन पुआ दूध से नहीं, आंख के लोर से बनाती है। मोरा सैया अभागा ना जागा। सैयास अभागा, सैयास का करे। वो दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद, सूरत और लुधियाना की फैक्ट्री और मिलों में काम न करे तो चांदपुर में चूल्हा जलेगा। यही बेरोजगारी और पलायन तो सबसे बड़ा कागा है रे गुड्डुआ। अब गांव का असली गायक परदीपवा ने सुर लगा दिया है। गोरिया पथरी जिसे लच के लवंगिया के डांड। मंटू को अब जाकर कुछ फगुआ समझ में आया है। उसमें भी बस दो ही शब्द, गोरिया और पथरी। ए चांदपुर की गोरिया, उसका मन नाच रहा है प्रेम की नाच। कवि चिंगारी जी सत्य प्रकाश को समझा रहे हैं, यद्यपि उच्च कोटि का साहित्य उर्दू और खड़ी बोली में ही नहीं, वरन लोकगीतों में भी होता है। उपमा तो देखिए जरा। कवि कह रहा है कि नायिका इतनी पतली है कि उसकी कमर लौंग के पेड़ की डाली जैसी लचक रही है। पास बैठे लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। तब तक अगली लाइन प्रदीप ने गा दी है। पनवानियर गोरी पतरी, फुलवानियर सुकुवार हो। मंटू का हृदय पुलकित हो रहा है। फूल जैसी सुकुवार तो है ही मेरी पिंकी, एकदम सरसों और चना के फूल जैसी। अब जोगीरा हो रहा है। जोगीरा वही ना, जिसको बिना सुने फगुआ सुनना बेकार जान पड़ता है। कहते हैं बैजनाथ बाबा गांव के नामी जोगीरा गायक है। भर फागुन गांव की भौजाइयों के वो एकमात्र देवर बन जाते हैं, क्योंकि उनके मुंह से जोगीरा सुनना राम के मुंह से राम कथा सुनने जैसा लगता है। झांझा बाबा ने आदेश दिया और बैजनाथ बाबा ने जोगीरा ललकार दिया। सारा रारा जोगीरा सारा रारा रा। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। होली खेले चारों भैया महान, चारों भैया महान, वाह जोगी जी। वाह वाह खिलाड़ी वाह। डंका बजावेले वीर हनुमान सिया रामचंद्र की जय। वाह वाह, वाह वाह, जियो रे जवानों। अद्भुत, आनंद। अब उठो भाई, अब आएगा असली मजा। बिल्कुल असली मजा तो अब आएगा जब सुखारी को डॉक्टर साली के अंदर डाल दिया जाएगा। हे चुप रहो, गंदा बात नहीं, बड़ बुजुर्ग लोग यही हैं। अरे ससुर रंग डालने की बात हो रही है। रंग? लौंडा सब साली जी में रंग डालने के लिए बेचैन है। प्रदीपवा का दिल आटा चक्की की तरह धुक धुका रहा है। लेकिन सुखारी डॉक्टर तो गायब है। का तो किसी के भैंस की तबीयत सही नहीं है। यार होली को भी गायब। ना ना भाई, ये रंग न लगवाने का बहाना है। सत्य प्रकाश धीरे से कह रहा है, गुड्डू जी को बुलाइए, थोड़ा थोड़ा लगवा ले। सुखारी की माई गिरिया रही है। आवा दोगला मटी लगना। गुड्डी जी इस गाली को नजरअंदाज करके खिड़की से परदीपवा को देखकर हंस रही है। एकदम कातिल हंसी। लड़के लिहो लिहो कर रहे हैं। रे भाई, उत्तर टोला होली खेलने चलना है का? सब कह रहे हैं उस टोला में होली खेलने वाला कोई नहीं है। अबीर के समय चला जाएगा। रंग में रंगाई लड़कों की आंखों को देखकर राकेश मंटू को समझा रहा है, रंग खेलने से फेस की शाइनिंग खत्म हो जाती है, आदमी करिया हो जाता है। मंटू जब से ये शाइनिंग वाली बात सुना है, तब से उदास हो गया है। सब होली का मजा खराब हो रहा है। काहे लगा दिया रे तू लोग साला। सब फेस का ग्लो खत्म हो जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा अपनी पिंकिया को।
राकेश उसे समझा रहा है। अरे बकलोल हो क्या? पिंकिया को तो देखते ही तुम्हारा फेस अपने आप चमकने लगता है। अपने आप। मंटू हंसता है। ए राकेश, का रे? ए यार, अब तो बस एक ही अरमान है। पिंकी गुड़िया की शादी में आ जाए और अकेले में एक मुलाकात हो जाए। राकेश उसे आश्वासन देता है। आ जाएगी भाई, आ जाएगी, चिंता मत कर। रंग का नशा बढ़ता जा रहा। मंटू उंगलियों पर गुड़िया की शादी का दिन गिनता है। बस 1.5 महीने और 1.5 महीने। ए राकेश, 1.5 महीने बाद दो चांद मिलेंगे, चंदा और शशि। तो ये था इसका 10वां अध्याय। इसका 11वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे।